वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वर्ड ऑफ आर्ट। आज हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की करेक्ट फॉर्म को भरना सीखेंगे। वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारे किसी भी सेंटेंस का, और हम वर्ब के द्वारा ही ये जान पाते हैं कि वो वर्ब प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा होने जा रहा है। अब हमें हमारी वर्ब ही नहीं पता है और हमें सेंटेंस के बाकी हिस्से को देख करके ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी। तो ये कार्य थोड़ा उल्टा सा है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी भी है। लेकिन अगर हम लोग पूरे वाक्य को सावधानी से समझें तो हम बड़ी आसानी से यह पता लगा लेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है और यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हम लोग ये कैसे पता लगाएंगे कि खाली जगह में वर्ब की सही फॉर्म को कैसे भरा जाता है। आज हम लोग सीखेंगे खाली स्थान में वर्ब की सही फॉर्म को भरना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्ब को भरने के लिए हमें किसी भी प्रकार के अलग से विशेष नियमों को जानने की आवश्यकता नहीं है। वर्ब की सही फॉर्म को भरने में हमें हमारे ग्रामर और ट्रांसलेशन के पुराने नियम ही हमारी सहायता करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस को देख करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस के किस हिस्से से हमें ये संकेत मिलता है कि यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। तो ये हमारा पहला वाक्य है, हम लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझें। हमसे कहा जा रहा है ही फिर खाली जगह ऑन द बेड फॉर 2 hours। हम लोग प्रीपोजिशन को अच्छे से समझे होंगे तो कॉम्प्लीमेंट को जस्टिफाई करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऑन द बेड, ये ऑन प्रीपोजिशन है, बिस्तर पर। फॉर 2 hours, 2 घंटों से। देखिए वर्ब क्या है? क्रिया। और वर्ब को कौन डिफाइन कर सकता है? समय। समय ही तो बताएगा कि कार्य वर्तमान में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। यानी हम ये ध्यान दे दें कि जो शब्द समय से संबंधित होते हैं वो हमारी वर्ब को डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहां पर इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑन द बेड फॉर 2 hours, ऑन द बेड, बिस्तर के ऊपर, फॉर 2 hours, 2 घंटों से। तो हमारे पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ इतना है, फॉर 2 hours। तो अब हम लोग फॉर 2 hours को ही एज ए रूल समझते हैं कि 2 घंटों तक से हमें क्या निष्कर्ष मिलने वाला है। तो इसका नियम है कि सिंस और फॉर के बाद यदि समय दिया गया है तो वह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। यानी हमने फॉर 2 hours को देख करके ये पता लगा लिया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब ये प्रेजेंट है या पास्ट है, तो उसके लिए एक बात आप लोग समझ लो, जब तक वाक्य के अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ये बताता हो कि ये पास्ट टेंस में ही हुआ है, तब तक हम किसी भी वाक्य को पास्ट नहीं डिसाइड करते हैं। यानी अब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अब बारी आती है आपके ट्रांसलेशन नॉलेज की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज या हैव के साथ बीन। ही एक वचन है, हम कहेंगे हैज बीन। फिर क्योंकि इसमें वर्ब है तो स्लीपिंग, आईएनजी फॉर्म भरी जाती है, तो SLEEPING, स्लीपिंग ऑन द बेड फॉर 2 hours। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया कि ही हैज बीन स्लीपिंग ऑन द बेड फॉर 2 hours। तो इस वाक्य से हमने 2 बातें सीखी। पहली बात कि यदि वाक्य के अंत में
सिंस या फॉर के बाद समय दिया गया हो तो वो वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और दूसरी बात हमने सीखी कि यदि वाक्य में पास्ट टेंस को बताने वाला कोई शब्द ना हो तो वह हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही माना जाता है। हमारा अगला वाक्य है महाराणा प्रताप, खाली स्थान वर्ब के लिए, हिज मदरलैंड मोर देन हिज लाइफ। मदरलैंड माने मातृभूमि, मोर देन हिज लाइफ अपने जीवन से भी अधिक। अब वर्ब है लव, प्रेम करना। महाराणा प्रताप के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दें? हिज मदरलैंड, इससे कुछ मतलब नहीं है। मोर देन हिज लाइफ अपने जीवन से भी ज्यादा, ये भी कोई समय सूचक शब्द नहीं है। तो हम कहां फोकस करें? तो एक बात आप लोग जान लीजिए, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो या पुरानी किसी कहानी से जुड़ा हुआ हो तो वो हमेशा पास्ट टेंस को ही क्लियर करता है। यानी यहां पर लव की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म भरी जाएगी। तो लव की सेकंड फॉर्म होती है लव्ड। हम लोग यहां पर लिखेंगे लव्ड और हमारा आंसर कंफर्म हो गया। महाराणा प्रताप लव्ड हिज मदरलैंड मोर देन हिज लाइफ। हमारा अगला वाक्य है द पेशेंट, खाली स्थान, बिफोर द डॉक्टर केम। और वर्ब भरनी है हमको डाई। डाई माने होता है मरना। अब यहां पर दो चीजें हमने येलो कलर से दिखाई हैं, एक बिफोर को, दूसरा केम को। बिफोर के बाद लिखा है द डॉक्टर केम। केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो आधा वाक्य अगर हमारा पास्ट है तो ग्रामर के नियम के अनुसार कि अगर एक सेंटेंस का कोई भी हिस्सा पास्ट है तो उसका बाकी का हिस्सा भी पास्ट होगा, यानी इधर का हिस्सा भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। अब दूसरी बात पे आते हैं, बिफोर। यदि वाक्य के अंत में बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर के अलावा एक शब्द और होता है आफ्टर। ध्यान दें, यदि वाक्य के बीचों बीच में बिफोर लिखा हो या आफ्टर लिखा हो तो उस सेंटेंस में आधा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होता है और आधा वाक्य पास्ट परफेक्ट होता है। अब जैसे यहां पर है द डॉक्टर केम, क्योंकि केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट तो हमारा है। तो अब बचा कौन? पास्ट परफेक्ट। तो ये हिस्सा हमारा होगा पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया होती है हैड और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो फिर हम लोग यहां पे हैड लिखेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे हैड, और डाई की थर्ड फॉर्म D-I-E-D, डाइड। यानी हमारा वाक्य बन गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। एक बात यहां पे मैं आप लोगों को और समझाना चाहूंगा, बिफोर या आफ्टर ये खुद बता देते हैं कि परफेक्ट टेंस कौन सा होगा। जैसे बिफोर माने क्या होता है? पहले, यानी बिफोर के पहले वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट होगा। और अगर यहां पे आफ्टर होता तो आफ्टर माने क्या होता है? बाद में, यानी आफ्टर के बाद में जो सेंटेंस का हिस्सा होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा और उसके पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने नियम क्या सीखा कि यदि वाक्य के बीच में बिफोर या आफ्टर हो और वाक्य दो भागों में हो तो उनमें से एक पास्ट परफेक्ट होता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। और कौन होगा ये मैंने आपको बता दिया। हमारा अगला वाक्य है ही, खाली स्थान, टू आगरा टुमारो। अब यहां पर देखिए हमको एक शब्द दिख रहा है टुमारो, जिसको हम जानते हैं कि ये समय सूचक है, यानी ये समय को दिखाता है।
टुमारो मतलब क्या हुआ, आने वाला कल। तो जो चीज समय दिखाता है वो हमारे टेंस को डिसाइड करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। अब टुमारो का मतलब आने वाला कल, आने वाला कल मतलब भविष्य काल, यानी ये हो गया फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में हम लोग जानते हैं कि विल या शैल के साथ में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो हम लोग जब इसमें सही वर्ब भरेंगे तो हम इसको कहेंगे ही, और ही के साथ लगता है विल गो टू आगरा टुमारो, TOMORROW टुमारो, यानी हम इसमें क्या भरेंगे, विल गो। तो हमने ये सीखा कि यदि वाक्य में टुमारो या द नेक्स्ट डे आया हो तो वो वाक्य फ्यूचर टेंस में होगा और हम लोग विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अब हमारा अगला वाक्य है, सी खाली स्थान मी ए स्टोरी यस्टरडे। इसमें यस्टरडे जो है वो समय सूचक है और ये बताता है कि एक दिन पहले, यानी बीता हुआ समय, यानी पास्ट टेंस। तो अब यस्टरडे, द प्रीवियस डे ऐसे शब्द आ जाएं या फिर आ जाए सन 1995, 1956 यानी पुरानी तिथि, तो ऐसे शब्द सीधे सीधे हमको ये बताते हैं कि वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर एक बार ये डिसाइड हो गया कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, यानी इसमें जब हम भरेंगे तो हम कहेंगे सी, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड मी, ASTORY स्टोरी, YESTERDAY यस्टरडे, और ये हमारा वाक्य बन गया। तो हमारा नियम यह होगा कि यदि वाक्य में यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, या द प्रीवियस डे यानी पिछला दिन, या फिर इन एनिशियंट टाइम यानी प्राचीन काल में, या कोई पुरानी तिथि जैसे 1978, 1856 आदि आए, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा और हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमारा अगला वाक्य है, द सोल्जर खाली स्थान डेड इन द बैटल, और हमको वर्ब भरनी है शूट। शूट माने होता है मारना, चाहे गोली मारना हो या तीर मारना हो, हम ऐसी क्रियाओं के लिए शूट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहां पर देखें, द सोल्जर मतलब होता है सैनिक, डेड माने मृत, इन द बैटल युद्ध में, शूट माने होता है गोली मारना। अब हम ये देखें कि सैनिक ने किसी को गोली मारी है या खुद उसको गोली लगी है, तो हमको यहां पे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है कि उसने किसी को गोली मारी हो, वरना उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। डेड माने होता है मृत, यानी सैनिक ही मर गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को खुद तो मारता नहीं है। तो बस यहीं पर हमारे लिए एक हिंट है कि हमको इस वाक्य में क्या भरना है। सैनिक मर गया युद्ध के मैदान में, यहां से इसका एक सांकेतिक अर्थ निकलता है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो इंसान स्वयं नहीं करता है और वो हमेशा पैसिव वॉइस में बनाई जाती हैं, जैसे जन्म लेना, ये कभी एक्टिव वॉइस में नहीं बनता है। हमेशा देखिए सेंटेंस ही वाज बोर्न, उसका जन्म हुआ। वाज बोर्न का मतलब क्या है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी ये पैसिव वॉइस फॉर्म में है। ऐसे ही विवाह होना, वाज मैरिड, सगाई होना, वाज इंगेज्ड, और ऐसे ही इसी क्रम में एक शब्द और आता है शूट, यानी मारा जाना। कोई कभी अपने आप को नहीं मारता है, दूसरे के द्वारा वो मरता है। तो जन्म, मृत्यु, विवाह, ये क्रियाएं पैसिव वॉइस में बनती हैं, ये बात सब लोग जान लीजिए। अब क्योंकि ये मृत्यु वाली बात है तो यहां पे अब ये पैसिव वॉइस में जाएगा। अब क्योंकि वो मर चुका है तो ये पास्ट टेंस की बात है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
यानी द सोल्जर वाज करके लगाएंगे, हम इसको नीचे लिख देते हैं द SOLDIER सोल्जर वाज। सूट की थर्ड फॉर्म होती है शॉर्ट, सूट शॉर्ट शॉर्ट, तो हम यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे द सोल्जर वाज शॉर्ट, फिर आगे अपना वाक्य लिख देंगे डेड इन द बैटल, और ये हमारा वाक्य बन गया। तो हमें इस वाक्य से यह सीखने को मिला कि जन्म, विवाह, सगाई और मृत्यु वाले जो वाक्य होते हैं वो हमेशा पैसिव वॉइस में ही बनाए जाते हैं। और दूसरी बात हमने सीखी कि किसी का मार दिया जाना ये पास्ट टेंस को दिखाता है, क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका है और मरने के बाद वो जो क्रिया हुई वो पास्ट टेंस की हुई। हमारा अगला वाक्य है वॉक केयरफुली लेस्ट यू खाली जगह ऑन द ग्राउंड। वॉक माने होता है चलना, वर्ब सबसे पहले आ गई, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको चलना नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे चलो। केयरफुली माने संभल करके, लेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो, यू माने तुम, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, फॉल माने होता है गिरना। इस वाक्य में सिर्फ एक जानकारी आपको होनी चाहिए और इसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी, और वो जानकारी ये है कि लेस्ट के बाद में हमेशा शुड जरूर लगाया जाता है। यानी हमको यहाँ पे एक मॉडल वर्ब बढ़ानी है और वो है शुड, और फिर हमें पता है कि शुड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फॉल हमें फर्स्ट फॉर्म तो दी ही गई है। यानी हमारा वाक्य ऐसे बन जाएगा WALK वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड fall on the ground. Walk carefully lest you should fall on the ground. हमने यह नियम सीखा कि लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का प्रयोग होता है और इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। अगला वाक्य सरिता वाज खाली स्थान बाई राम। वर्ब भरनी है हेल्प। कौन सी सही फॉर्म होगी? सोचिए जरा। सरिता वाज, वाज के साथ तो हमें पता है कि इज, एम, आर, वाज वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और लगाएंगे भी, लेकिन हमें कुछ चीज है जो रोक रही है और वो ये शब्द है बाई। पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करते करते अब आपको बाई शब्द तो रट चुका होगा। बाई राम, राम के द्वारा, इसका मतलब है कि यहां पे आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, ये पैसिव वॉइस की निशानी है। सरिता की सहायता की गई है राम के द्वारा और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा वाक्य बनेगा सरिता was helped by राम। सरिता was helped by राम। अब हम लोग इतना ध्यान दे दें कि यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो जैसा हमने ट्रांसलेशन वाली वीडियो में सीखा था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, तो हम लोग उसी के अनुसार जो भी वर्ब की फॉर्म लगती है वो भरेंगे। इंग्लिश ग्रामर एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है। जितना ज्यादा हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, हमारे रूल्स उतने ही ज्यादा हमें क्लियर होते जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमने आज वर्ब के संबंध में जो कुछ भी सीखा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस बात को पक्का कर लेंगे
कि हमें कैसा भी सेंटेंस दिया जाए, हम उसके अंदर सही वर्ब को भर सकने में सक्षम रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए